गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में वेक्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। ठीक है ना। तो प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक है ना। बहुत सुंदर लॉ है, बहुत ही हेल्पफुल है आपको डायनेमिक के सारे क्वेश्चन करने के लिए जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी का यूज आएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है हमारा? पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम दो वेक्टर, ठीक है ना, दो वेक्टर जो दोनों एक दूसरे क्या हो, एडजेसेंट हो, अगर उन्हें ले रहे हैं जो कि पैरेललोग्राम के साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? इफ टू वेक्टर can be presented in both magnitude and direction as adjacent sides of parallelogram then the diagonal of parallelogram vector represents resultant vector both in magnitude and direction, ठीक है, ये हमारा लॉ है। तो मैंने स्टेटमेंट आपको लिखवा दिया कि अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो स्टेटमेंट भी लिख लेंगे, अदरवाइज हम इसको अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहा है कि अगर दो वेक्टर हमने इस तरीके से लिया है कि वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनका जो डायगोनल होगा, ठीक है ना, उनका जो डायगोनल होगा वो क्या बताएगा हमें? रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बताएगा। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसके आगे लॉ के बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए लॉ क्या कहता है, बिल्कुल आराम से समझिएगा। ये कह रहा है कि अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को, ठीक है ना, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है, ये हमारे दो वेक्टर की तरह अगर इनको हम ट्रीट करें, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। ध्यान से एक एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, दो वेक्टर पॉइंटेड हैं कॉमन वर्टेक्स से बाहर की तरफ, इन दोनों का टेल जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। दो वेक्टर अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को डिनोट कर रहे हैं तो उसका डायगोनल किसको बताएगा? रिजल्टेंट को। किसमें? बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर ए और बी है वो थीटा एंगल से इंक्लाइंड है एक दूसरे से। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? आर। ठीक है, अब इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हमें पता करना है। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं और इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ठीक है ना, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा एच हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये हमें नहीं मालूम है तो इसको कुछ हम लिख लेते हैं एक्स, और ये भी हमें नहीं मालूम है तो क्या लिख लेते हैं? वाई। ठीक है ना।
अच्छा, अगर पैरेललोग्राम है ये, तो ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी हमारा क्या होगा, ए वेक्टर होगा। ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। इसलिए अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर। ठीक है ना, इक्वल वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड बी है तो इसका भी है, इसका ए है तो इसका भी है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए। ठीक है ना, इसका नेमिंग करते हैं कुछ हम। पी तो लिया नहीं है, पी क्यू आर। ठीक है ना, पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, या फिर पी आर क्यू, जो भी आपको सही लगे, हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू हमारा क्या है, आर वेक्टर था, तो हमने मैग्नीट्यूड बस लिखा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। पी आर क्या है, बी प्लस एक्स, बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये क्या है, वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अच्छा, हम ये जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में हमको एक साइड और एंगल मालूम है तो बाकी की हम साइड्स निकाल सकते हैं। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। एक्स और ए में हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा, एक्स और ए में कैसा रिलेशन हो जाएगा, कॉस का रिलेशन। बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस। यानी यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक्स बाई ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। उसी तरह वाई और ए में रिलेशन क्या हो जाएगा, साइन का। वाई बाई ए इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रख दी जाए तो क्या आ जाएगी, बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई बराबर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर यहाँ पर है, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है और ए स्क्वायर उसका कोफिशिएंट है। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो आर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर, अंडर रूट में। समझ में आ गया। तो डेरिवेशन बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ करना हमें नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है ना, यहाँ पे रफली एक फिगर में बना दे रहा हूँ। ये हमारा एक वेक्टर था, ये वेक्टर बी था और ये रिजल्टेंट वेक्टर था। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर और ऐसे पैरेललोग्राम था। ठीक है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया था और इसके बीच का एंगल ये थीटा था तो ये भी थीटा था। तो अगर दो वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड मालूम है और उसके बीच में एंगल कितना ये मालूम है तो हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। लेकिन अभी तो हमने केवल मैग्नीट्यूड की बात की। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होना चाहिए। वो रिजल्टेंट वेक्टर कितना डायरेक्शन बना रहा है उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं अल्फा। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, फिर से वही ट्रायंगल ले लेते हैं। तो tan अल्फा बराबर क्या ले सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर ये वाला टर्म कितना था हमारा, ये ए साइन थीटा, और बेस क्या है टोटल ये, यानी बी प्लस ए कॉस थीटा। तो हमें दो वेक्टर को सॉल्व करने पे मैग्नीट्यूड भी मिल गया आर, जो कि किसके बराबर था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और वो रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, tan अल्फा बराबर ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर। चलिए आइए कुछ और बात इसमें समझ लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आर बराबर क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है,
अब खुद आप ध्यान से सोचिए अगर कि मुझे वेक्टर पे क्वेश्चन टफ करना है, ठीक है ना, या फिर किसी भी एग्जामिनर को या किसी को भी वेक्टर पे क्वेश्चन बनाना है, तो वो फार्मूला तो यही है रिजल्टेंट का। तो ए स्क्वायर तो ठीक है, सबको स्क्वायर करने आता है, बी स्क्वायर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2ab भी कोई दिक्कत की बात नहीं। थीटा के साथ कोई खेल सकता है, ठीक है ना। अब जिस तरह से खेले, या तो फिगर कुछ उलझुल सा बना दे जिसमें आपको पहचानने में दिक्कत हो, या तो उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में दे दे, ठीक है ना। ऐसा कुछ करेगा जिससे आप थीटा पकड़ नहीं पाएंगे, तभी जाके क्वेश्चन वेक्टर का टफ बनेगा, एटलीस्ट पैरेललोग्राम पे टफ बनेगा, ठीक है ना। बाकी हम आगे जाएंगे तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन को टफ किया जाता है। तो हमको थीटा पे कंसंट्रेट करना है। थीटा अगर सही सही पकड़ लिए तो सवाल में हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो फिर से इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थीटा क्या है? ए और बी का बीच का एंगल, ठीक है। अब आइए, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना, लेकिन उनको बताने का, पूछने का तरीका अलग होगा। मैं देखता हूँ क्या आप उस पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अगर हमारा ये वेक्टर एक है ए, इसका मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड है 3, ठीक है ना, और एक वेक्टर है बी, ठीक है, बी वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 3। हम पूछें आपसे कि रिजल्टेंट वेक्टर बताइए। क्लियर है? तो भाई सिंपल सी बात है, एंगल गिवन है आपको कितना है? 120 डिग्री। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और बी मालूम है, थीटा मालूम है, तो निकाल लिया जाएगा। चलिए निकाल के देखते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर। कॉस कितना होगा? कितना होगा? 120 डिग्री। अगर आप 120 डिग्री सोच रहे हैं तो यानी एग्जामिनर जो आपसे चेक करना चाहता था वो अपने सवाल बनाने में कामयाब हुआ। वो यही देखना चाह रहा था कि आप दो वेक्टर के बीच के एंगल को समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए, इस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ, और जो हमने डेरिवेशन किया था पैरेललोग्राम लॉ का, उसमें वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइंट था, और वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइंट होगा तभी उसके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा हमें लेना है। यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर का एंगल जो 120 है वो बस आपको मिसगाइड करने के लिए दिया हुआ है। यानी एक्चुअल एंगल क्या होगा? इस वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ ना, यहाँ पे बना सकता हूँ, वेक्टर है, कोई दिक्कत है? यानी हमको ये एंगल यूज में लाना था। यानी यहाँ से एक बात और हमको समझ में आ गई, क्या कि वेक्टर कैन शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है, वेक्टर कैन शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। इसके पैरेलली हम इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जैसे ही इसको शिफ्ट किया है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमको क्या मिल गया? 60 डिग्री। देखिए ये टेल टू टेल ज्वाइंट, तो यहाँ पे cos 60 हमें लिखना चाहिए था। cos 60 की वैल्यू पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको समझ में आए कि 120 ना होगा, क्या होगा? cos 60 होगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 3√3, ठीक है। चाहें तो आप tan अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। tan अल्फ़ा आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? तो मैं तो ओरली बता सकता हूँ। मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, ठीक है ना, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्ट करेगा। मतलब 60 डिग्री है तो आंसर कितना आएगा? 30। खैर हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ए साइन थीटा, ए की वैल्यू कितनी है? 3। साइन 60 कितना होता है? √3/2 अपॉन बी कितना है? 3। ए कितना है? 3। cos 60 की वैल्यू 1/2। क्लियर है? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 3, 9, 9/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 3√3/2 और 9/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो √3 से 3 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा? 1/√3। tan अल्फ़ा किस वैल्यू के लिए tan अल्फ़ा 1/√3 होता है? तो किसके लिए होता है? 30 डिग्री के लिए।
यानी यहाँ से एक और बात आप सीख गए, मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप ज़रूर लिख लीजिएगा कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट का जो एंगल होगा वो हमेशा क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, इस सवाल में हमने क्या सीखा, हमने पहले ही आपको बताया था थीटा के साथ ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के टफ किया जा सकता है, और मैं ऐसा ही क्वेश्चन अभी कराऊंगा। लेकिन देखिएगा इसमें फिगर में मैंने बना दिया, स्टेटमेंट के थ्रू इसको चेंज कर सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं। तो थीटा को ध्यान में रखना है। तो पहले क्वेश्चन में मैंने थीटा क्या लिया था, दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री, जो कि डेरिवेशन के हिसाब से तो होना नहीं चाहिए था। टेल टू हेड जुड़ा है ये वेक्टर, और हमें थीटा हमेशा क्या लेना है, दोनों वेक्टर के टेल जुड़े हों। ठीक है ना, तो आप वेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीख लिया कि वेक्टर कैन शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। सॉल्यूशन किया, अल्फ़ा निकाला, अल्फ़ा कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से भी एक चीज़ हमको सीखने को मिल गई कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट क्या करेगा, एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको समय ना लगे अल्फ़ा निकालने। ठीक है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे तो आपको तो कैलकुलेट करना ही है। चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत कंसेप्ट बना आपका। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। मान लेते हैं कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। ठीक है, ठीक है, ये एंगल हम ले लेते हैं इस समय 60 डिग्री। ठीक है, या फिर 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको बेंड कर लेते हैं ऐसे। पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो इस समय इस इंस्टेंट पे उसकी रफ्तार किधर है, इधर की तरफ। ठीक है, ये t = 0 की कंडीशन है। ठीक, चलिए कुछ समय के बाद ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, तो इसकी रफ्तार में तो स्पीड में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, स्पीड तो फिक्स है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या पूछ दिया, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर, स्पीड में तो चेंज होगा ना, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन हाँ डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछ दिया गया कि चेंज इन वेलोसिटी बताइए। अब ध्यान से देखिए, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है। अगर आप इसको केवल इंग्लिश टर्म में ही समझेंगे तो आप डिफरेंस से काउंट कर लेंगे कि डिफरेंस होता है चेंज का मतलब। ठीक है, लेकिन वेक्टर में डिफरेंस प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है ना, प्लस माइनस रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको इनिशियल मान रहा हूँ वेलोसिटी, या इसको फाइनल मान रहा हूँ, तो चेंज हमारा क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। ठीक है, फाइनल वेक्टर किधर की तरफ है, देखिएगा इसको ध्यान से। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, u फाइनल वेक्टर प्लस ऑफ माइनस u इनिशियल वेक्टर। ठीक है, फाइनल वेक्टर किधर है हमारा, इधर की तरफ है। ठीक है ना, और वैल्यू क्या है u। ठीक है, इनिशियल वेक्टर किधर है, इधर की तरफ। ध्यान से देखिएगा, इनिशियल वेक्टर किधर है, इधर की तरफ। ठीक है ना, सही है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना है u, लेकिन हमें निकालना क्या है, u फाइनल माइनस u इनिशियल। मतलब इधर कौन सा वेक्टर होगा, किसी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर लिखना है तो क्या करेंगे, उस वेक्टर के आगे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, उस वेक्टर के आगे माइनस लगा देते हैं। तो हमारा ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, माइनस यू इनिशियल। किधर की तरफ, इधर की तरफ। हमने डायरेक्शन को घुमा दिया। बात समझ में आई। यानी हमें ये वाला एंगल लेना चाहिए कि ये वाला एंगल लेना चाहिए, खुद सोचिए कौन सा एंगल लेना चाहिए, ये वाला एंगल, क्योंकि ये हमारा u फाइनल वेक्टर था और ये क्या है, माइनस u इनिशियल वेक्टर। अच्छा, इस वेक्टर में मतलब इधर की तरफ जो वेक्टर बना था और इसके बीच में एंगल ये कितना था, देख लीजिए 120 डिग्री।
तो ये कितना था 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो फिर वही क्वेश्चन बन गया ना, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2ab, तो ए हमारा u है b भी u है, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया √3u। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, आपको डायरेक्ट एक फिगर बना दिया और पूछा कि बताइए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। ठीक है ना, मिसगाइड करने के लिए दिया था, तो तेज बच्चा रहता तुरंत पहचान जाता कि अच्छा टेल टू हेड वेक्टर जुड़ा हुआ है, तो एंगल वो तो नहीं लेंगे, तो उसको शिफ्ट कर लेता। उसी क्वेश्चन को मैंने कैसे दे दिया आपको इस बार, चेंज इन वेलोसिटी करके। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ऐसा ही कुछ फिगर उसका भी बना था ना, 120 डिग्री था, तो चेंज हो गया तो ये वेक्टर पलट के इधर आ गया, इसका अपोजिट वेक्टर लिखना है। अपोजिट वेक्टर क्या होता है, पहले लेक्चर में बताया गया ना, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो। तो इसका आंसर कितना आ गया √3u। ठीक है, कोई दिक्कत इस पर, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा और फॉर्मूले की एनालिसिस अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं एक रॉड है, ये फिक्स है, इसकी लेंथ लंबाई l है। ठीक है, और यहाँ से ये फिक्स है, ये ऐसे। ठीक है, इसको थीटा एंगल पे रोटेट कर दिए, तो ये लेंथ कहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इसके पोजीशन में चेंज हुआ ना, थीटा एंगल घूमने की वजह से क्या हो गया, पोजीशन में चेंज हो गया। एंगल हम क्या ले लेते हैं 30 ले लो 60 ले लो, जो समझ में आए 60 ही ले लेते हैं। तो अब धीरे धीरे समझ गए होंगे कि मैं क्या सवाल बनाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग में t=0 पे रॉड ऐसे था हमारा। ठीक है, किसी समय पे थीटा एंगल घूम गया, दैट इज 60 डिग्री घूम गया, तो इनिशियल वेक्टर हमारा किधर था, इधर की तरफ। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड क्या है l, ये हमारा इनिशियल वेक्टर। ठीक है, फाइनल वेक्टर क्या था, ये लेंथ कितनी है इसकी l है, ये हमारा फाइनल वेक्टर है। हमें निकालना क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब l फाइनल वेक्टर माइनस l इनिशियल वेक्टर। तो l फाइनल ये है, l इनिशियल ये है, तो माइनस l इनिशियल क्या होगा, ये होगा। ठीक है, माइनस अपोजिट वेक्टर इसका ना, ये क्या है l वेक्टर है, हमें लिखना क्या था माइनस l वेक्टर। ये एंगल कितना दिया था 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा √a² + b² + 2ab cos 120 डिग्री दैट इज -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट कितना आ गया l। ठीक है, रिजल्टेंट एंगल कितना बनाएगा तो बताने की जरूरत नहीं है, दोनों वेक्टर सेम है, एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अब सवाल को आप धीरे धीरे समझ रहे हैं। देखिए l था, ये भी l था, रिजल्टेंट भी l आया। ठीक है, अब इसी सवाल को अगर स्टेटमेंट के थ्रू फिर से मैं चेंज करना चाहूँ, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से बनाया जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमने क्वेश्चन ये बनाया कि हमें एक वेक्टर दिया हुआ है a। ठीक है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के बराबर है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है r वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों में से किसी एक वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब कि आपस में सारे क्या हैं, बराबर हैं। तो हमने क्वेश्चन क्या बनाया कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल बताओ क्या होगा। अब ये बच्चे जो पीछे वाले क्वेश्चन किए होंगे वो आराम से सोच सकते हैं। हमारा वेक्टर इनिशियल वेक्टर की लंबाई क्या थी l, फाइनल क्या थी l, रिजल्टेंट क्या था l, यानी एंगल क्या आना चाहिए 120 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए 120 डिग्री। पीछे ही का क्वेश्चन है ना, लेकिन पूछने का तरीका अलग था इस बार। ठीक है,
करेंगे कैसे, सवाल ये है। तो अगर ये तीनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं तो हम इसको कुछ नाम दे लेते हैं पी वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आंसर तो हम जानते हैं, थीटा कितना है 120 डिग्री। आर क्या हो गया हमारा पी स्क्वायर, ये भी क्या हो गया पी स्क्वायर, ये भी क्या हो गया पी स्क्वायर, ये क्या हो गया 2p स्क्वायर कॉस थीटा। यानी ये पी स्क्वायर, यहाँ पे आप पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए तो 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, दैट इज थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। 4th नंबर क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 4th। लेकिन ध्यान से आप सोचेंगे तो चारों सवाल एक ही था, पूछने के तरीके अलग अलग थे। तो ये चारों सवाल कराने का मेरा मोटिव बस इतना था कि आप थीटा के बारे में अच्छे से ध्यान देके क्वेश्चन में समझिए। स्टेटमेंट के थ्रू भी वो थीटा ही आपसे पूछना चाहता है, फिगर के थ्रू भी थीटा ही पूछना चाहेगा, ठीक है। तो ये दिमाग में बना लीजिएगा कि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर व्हेन बोथ वेक्टर आर जॉइनिंग बाय टेल टू टेल, ठीक है ना। दोनों टेल टू टेल ही जुड़े होंगे तो जो एंगल हम लेंगे वो क्या होगा थीटा होगा। आइए छोटी मोटी बातें और कर लेते हैं, यहाँ से भी कुछ कंसेप्ट जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है ए, उसका मैग्नीट्यूड मैं कह रहा हूँ कि 7 है। कोई वेक्टर है बी, उसका मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ मैं 2 है। और रिजल्टेंट वेक्टर के लिए मैं आपको ऑप्शन दे दिया हूँ, ठीक है ना। क्या 1 3 7 9 11 13 ऐसे करके कुछ दे दिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड पॉसिबल है, ठीक है। कौन कौन से रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड पॉसिबल है। तो इसमें भी मैंने आपसे क्या छुपाया थीटा के बारे में, ठीक है ना। ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, दोनों के बीच के एंगल के बारे में हमने आपको कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। और दे दिया कि ऐसे। अब बताइए कौन कौन सा हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए देखिए मैं बताता हूँ। हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी इस रिजल्टेंट वैल्यू का जो भी आता वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। थीटा ही इस टर्म को बढ़ा सकता है, थीटा ही इस टर्म को घटा सकता है, क्योंकि ये तो स्क्वायर टर्म है तो हमेशा क्या होंगे पॉजिटिव ही रहेंगे। और मैग्नीट्यूड हम कभी नेगेटिव लिखते नहीं हैं। तो यानी थीटा के अलग अलग एंगल के लिए या तो ये मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि कॉस थीटा का रेंज क्या होता है। तो कॉस थीटा का रेंज के लिए कॉस थीटा ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये 0 है, ये π/2, ये पाई है। 0 से पाई तक के लिए मैंने बस बनाया, ठीक है। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। यानी थीटा में कुछ भी लूँ, हमारा जो भी वैल्यू है कॉस थीटा का वो -1 से 1 के बीच में होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, मिनिमम कितना हो सकता है -1। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आर मैक्स कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, तो उस समय मैक्सिमम कब होता है जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, यानी कॉस 0 डिग्री। उस समय में हमारा जो वेक्टर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर वो कितना आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है ना। कॉस 0 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अंडर रूट से आप बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी। उसी तरफ आर मिनिमम निकालेंगे तो आर मिनिमम क्या आना चाहिए, मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा की -1। तो डायरेक्ट लिख दूँ, आप तो समझ गए होंगे कॉस 180 क्या हो जाएगा -1, दैट इज a माइनस बी। यानी किसी भी दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है a प्लस बी, और मिनिमम क्या हो सकता है a माइनस बी। यानी ये जो दो वेक्टर दिए हैं इनकी मैक्सिमम रेंज क्या हो गई 9,
और कम से कम कितना हो सकता है 5, ठीक है ना। आर मिनिमम इतना हो सकता है, आर मैक्सिमम इतना हो सकता है, मतलब इनके बीच में कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है किसी भी एंगल के लिए। यानी हमारा ऑप्शन कौन कौन सा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बस 7 और 9 ये आंसर हो सकता है। इनफैक्ट 5 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग 5 और 9, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए इसमें भी cos थीटा को आपको हिडन रखा गया, थोड़ा सा क्वेश्चन में सस्पेंस बनाए रखने के लिए। क्लियर है। चलिए तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप पैरेललोग्राम के क्वेश्चन में अब तो आपसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी मैं कुछ जनरल केसेस लिखवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर दो वेक्टर, ठीक है ना, दोनों वेक्टर अलग अलग हैं और दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, मतलब उनके बीच में एंगल क्या है 0 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा a प्लस बी। अभी हमने किया था, ठीक है। आइए फिगर से थोड़ा समझ लेते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा फील है। ये मान लेते हैं कोई ब्लॉक है, ठीक है ना, यहाँ पर फोर्स एक लग रहा है a, दूसरा फोर्स लग रहा है b, तो नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा, a प्लस बी दोनों एक ही डायरेक्शन से लग रहा है, तो ठीक है ना, पैरेलल है। यानी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनको सिंपली ऐड कर दो, ठीक है। दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन में दिया होगा बाय डेटा दैट इज a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज ग्रेटर देन b वेक्टर, ठीक है। तो cos 180 क्या हो जाएगा -1, तो r यहाँ पर कितना आ जाएगा a माइनस b, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी को लिखेंगे, ठीक है। सी देखिए, अगर कोई वेक्टर a है b है, उसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ से a वेक्टर और इधर से b वेक्टर, ठीक है। तो इस वेक्टर को ऐसे जोड़ सकते हैं ना यहाँ पे, तब 90 डिग्री आ जाएगा। हमेशा टेल टू टेल जुड़ा रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 90 0, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इनको छोड़ के और भी कोई एंगल हो, ठीक है, 120 60 135 जो भी हो, उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये मैंने इसलिए लगवाया था कि ये फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन में तो ये डायरेक्ट ही यूज होने वाले होंगे। हो सकता है कि फोर्स पैरेलल लग रहा हो या फिर परपेंडिकुलर लग रहा हो, ठीक है, इसलिए ये मैंने लिखवा दिया आपको। तो क्लियर है, पैरेललोग्राम लॉ क्लियर है अब आपका। आइए ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा कि दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दो वेक्टर हैं जिनके सम का मैग्नीट्यूड इक्वल है, किसके, उनके डिफरेंस के। तो बताइए वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, ठीक है। ये हमसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, यानी थीटा फिर आपसे पूछा है। खैर ये तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें ये यहाँ पे क्या मालूम चल गया है, ये क्या बता रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर बता रहा है, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। मतलब अगर मैं आर वेक्टर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आर वेक्टर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए और बी के बीच में एंगल हम क्या मान लेते हैं, थीटा, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारा वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है, कुछ भी आप मान सकते हैं, उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना।
ये क्या था हमारा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जब लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है। कॉस 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, आप इसको ला के इधर ऐड कर सकते हैं। 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0 दैट इज थीटा इक्वल टू π/2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, आइदर वो स्टेटमेंट में दिया हो या तो एक्सप्रेशन में दिया हो या तो फिगर में दिया हो, ठीक है। बिल्कुल पैनिक होके सॉल्व नहीं करना है। जो लॉ को पढ़े हैं, जितने अच्छे से समझे हैं, बस उस पर भरोसा रखना है, बाकी एक्स्ट्रा अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। आइए अब थोड़े से आसान आसान भी क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर है, हमें ऐसे दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, एंगल है 60 डिग्री, ठीक है ना। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है कि फॉर्मूला लगाने की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर दैट इज 9, 4 स्क्वायर 16 प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड कॉस स्टेज 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 12। तो 16 9 25 और 25 12 37 √37, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए एक वेक्टर इधर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 दिया है, एक वेक्टर इधर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 दिया है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4√2। तो क्या ऐसे सवाल कराने ज़रूरी है, नहीं, ठीक है ना। जो सिखाने वाले सवाल थे वो हमने आपको करा दिए। तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड अब कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पैरेललोग्राम के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसके हेल्प से हम 2 से ज़्यादा वेक्टर को भी आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके।